अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 13 से ऑनवर्ड चलेंगे। अब सेक्शन नंबर 13 और 14 अगर देखा जाए तो इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सेक्शन 13 जो है वो क्या कहता है सेक्शन 13 कहता है कि वेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, और सेक्शन 14 क्या कहता है, प्रिजम्पशंस एज टू फॉरेन जजमेंट। अब सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 ये भी एक किस्म के बार हैं। जैसे सेक्शन नंबर 10 सेक्शन नंबर 11 बार था, ठीक है, उसी तरीके से सेक्शन नंबर 13 और 14 भी बार है। किस तरीके से? अब जो सेक्शन नंबर 13 वो क्या कहता है, वेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट शल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर। कंक्लूसिव कब नहीं होगी, मतलब कि उसको कब, जो आपकी कोर्ट है सिविल कोर्ट पाकिस्तान की, वो कब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कह रहा है कि अ फॉरेन जजमेंट शल बी कंक्लूसिव। सबसे पहले सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फिर उसके बाद 14 आएगा। अब 13 क्या कह रहा है, शल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर वेयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज सेम लिटिगेंट। फिर वही बात आ गई, वही ग्रांट्स बता रहा है, अंडर होम दे आर लिटिगेटिंग सेम लिटिगेशन इन सेम टाइटल। फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्शन बताई 13 ने। किसको एलोबरेट करा? 13 के अंदर वही ग्राउंड्स हैं जो आपको सेक्शन 10 सेक्शन 11 के अंदर मिलेंगे। लेकिन बात क्या है, बात यहाँ पर कुछ ये है कि जो हमारे पास 13 है, ये साथ ही साथ उसकी एक्सेप्शन भी बता रहा है कि वेयर इट इज़ नॉट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, यानी कि किसी कॉम्पिटेंट अदालत ने उसको जो है प्रोनाउंस नहीं किया, तो फिर वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। व्हेन इट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द मटेरियल ऑन द केसेस मेरिट्स ऑन द केसेस, यानी कि केसेस के मेरिट्स पर उसको डिसाइड नहीं किया। एक पर्टिकुलर केस आया, उसके मेरिट्स पर उसको डिसाइड नहीं किया गया, तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। फिर उसके बाद वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। अब जो डिक्री, अब जो प्रोसीडिंग हुई और जो जजमेंट पास हुई वो क्या है, वो अपोजिट है किसके? नेचुरल जस्टिस के। उसके बाद या फिर उसको फ्रॉड के ज़रिए से ऑब्टेन किया गया, या फिर इट वाज सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड इन द ब्रीच ऑफ लॉ, या फिर किसी भी पाकिस्तान के कानून की किसी खिलाफ वर्जी में वो जा रहा है। अब बोल रहा है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू फॉरेन जजमेंट। प्रिजम्पशंस के मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। प्रिजम्पशन का मतलब होता है मफरूज़ा। क्यूएसओ का अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रिजम्पशंस एज टू लॉ है, कुछ प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट है। अब ये जो प्रिजम्पशन है एज टू फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट के बारे में कोई प्रिजम्पशंस, कोई मफरूज़ा कि फॉरेन जजमेंट जो है उसको क्या रोल एक मिलेगा। द कोर्ट शल प्रिज्यूम दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, अदालत ये मफरूज़ा लेके चलेगी कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की, क्या है? सर्टिफाइड कॉपी है किसी भी फॉरेन जजमेंट की, तो वो जजमेंट क्या है? वो एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की किसी कोर्ट ने उसको जो है प्रोनाउंस किया है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक जो है किसी कोर्ट का फैसला आ जाता है। अब वो जो कोर्ट का फैसला आया, हमें क्या आया? कोर्ट का फैसला आया, तो वो किसका था? वो था मिसाल के तौर पे इंडिया का, या फिर मिसाल के तौर पे वो जो है साउथ अफ्रीका का था। अब पाकिस्तान की कोर्ट को पता कैसे चलेगा कि ये क्या है? ये फॉरेन जजमेंट ओरिजिनल है, ठीक है। तो क्या सर्टिफाइड कॉपी उसका होना लाजिम है? सर्टिफाइड कॉपी होगी तो ही कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन 15 से लेके 21 तक ये क्या चलेगा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको एज पर बैरक जो नाम दिया जाएगा, वो क्या नाम दिया जाएगा? वो नाम होगा प्लेस
ऑफ सुइंग, कि कौन सी कोड किस सूट को डिसाइड करने की पाबंद है, कौन सी कोड के अंदर आप जो है सूट दाखिल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक सूट आया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सूट आपने कहाँ इंस्टीट्यूट करना है। तो वो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर किया कि ये पता कैसे चलेगा, एज पर द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द केस। लेकिन आज सेक्शन 15 क्या कहता है, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, किस अदालत के अंदर आप जो है सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सबसे पहले क्या बात की, सबसे पहले बात ही यही कर दी कि जो नीचे में नीची अदालत है, एज पर सिविल ग्रेड 1, सिविल ग्रेड 2, सिविल ग्रेड 3, तो सबसे निचली जो अदालत है आप वहाँ पर सूट फाइल करेंगे, उससे ऊपरी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, वो जो मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात है तो 1.5 करोड़ से ऊपर के जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल किए जाएंगे एज पर रूल्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर एप्लीकेबल है, कराची के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए, पर्टिकुलर कराची के लिए, और कहीं के लिए नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है, विजडम क्या है, इसके पीछे विजडम ये है कि कराची के अंदर आपको तकरीबन जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी वो करोड़ों की तादाद में मिलेगी, इस वजह से। उसके बाद 16 क्या कहता है, अब जो सेक्शन 16 है वो हमें बात करेगा सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। ठीक है, अब 16 के अंदर क्या है, 16 का सब्जेक्ट में पेक्यूनियरी और लिमिटेशन एज पर बाय एनी लॉ सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब 16 के अंदर ये कह रहा है कि जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर सिचुएट करेगा वहीं पर, लेकिन फिर उसके साथ ये बता रहा है कि सूट के कौन कौन से, एक जो सूट है आप कोर्ट के अंदर जब लेके गए तो उसके कौन कौन से मैटर्स, तो फिर उसने जो है क्लासेस के अंदर बता दिया, एज टू द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एज टू रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद सेकंड क्या बताया, सेकंडली हमें बताया फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्डली क्या बताया, थर्डली बताया फॉर फोरक्लोजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट, फॉर फोरक्लोजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर सर्टेन और अटैचमेंट, यानी कि इसको आप यूँ कह सकते हैं कि अंडर द अटैचमेंट, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है। फिर उसके बाद क्या है, ये सारे के सारे उसने सेक्शन 16 ने आपको सर्कमस्टांसेस बताए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, शैल बी इंस्टीट्यूटेड, फिर क्या है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। एक आपके पास सिविल मैटर है, 16 की बात नटशेल में अगर करूं, सिविल मैटर है, कोई भी एक प्रॉपर्टी आपके पास मूवेबल इमूवेबल, ठीक है, और उसका मुकदमा कहाँ दायर करना है, उसका मुकदमा कहाँ दायर करना है। तो सेक्शन 16 ने ये बताया कि सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर होगा, सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे होने से मुराद, मिसाल के तौर पे आप क्या कहते हैं कि ए जो है वो कहाँ रहता है, वो रहता है कराची के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड, ये जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ये सारे के सारे सूट्स दाखिल होंगे, या फिर इनमें से कोई एक सूट इंस्टीट्यूट होगा, तो वो कहाँ पर है, वो है मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर। तो सूट भी आपका लाहौर के अंदर ही इंस्टीट्यूट होगा, बल्कि कराची के अंदर नहीं होगा। ठीक है, या फिर वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स का भी वर्ड आगे चल के आएगा। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स का क्या मतलब है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूट क्या होता है। सूट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो हमेशा इंस्टीट्यूट होता है। द सूट इज ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है, द एप्लीकेशन इज ऑलवेज मेड, गलत, क्या है, मेड, ठीक है। फिर उसके बाद अपील के लिए क्या वर्ड यूज होता है, द अपील ऑलवेज लाई। और जो आपका ट्रायल है, जो आपका केस है, वो केस क्या होगा, प्रोसीड, ठीक है। सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है सिविल के अंदर। जो आपका वर्ड सूट है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए आप कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, द सूट इज़ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का वर्ड कहाँ पर यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए, यानी क्रिमिनल मैटर्स के लिए। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो कहाँ होगी, वो द एप्लीकेशन इज ऑलवेज मेड, द अपील शल लाए। वर्ड क्या है, द अपील शल लाए। क्या वर्ड यूज़ किया गया, द अपील शल लाए। केस प्रोसीड होगा। ये वर्ड्स कुछ ऐसे माइनर वर्ड्स हैं जुडिशरी के लिए, जो साथ ही साथ हम डेली बेसिस पे जैसे क्लासेस लेते रहेंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट मेरे जहन में आता जाएगा तो मैं आपके साथ वो भी साथ ही साथ क्लियर करता चलूँगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 16। उसके बाद 17 क्या कहता है, सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट इन डिफरेंट कोर्ट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, कहाँ पर, हैदराबाद और जामशोरो के बीच में, या फिर हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये हैदराबाद है, ये जामशोरो है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अनसर्टेनिटी है। वर्ड क्या यहाँ पर यूज किया गया, वेयर द सूट इज ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग कंपनसेशन रॉन्ग और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट एंड सिचुएट मे बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी का वर्ड तो आगे चल के आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जो अदालत है, एक जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन जामशोरो भी लग रही है, इस प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन हैदराबाद भी लग रही है, यानी कि एक प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन दो कोर्ट्स के पास, किसके पास है, दो कोर्ट्स के पास है। तो फिर आप कौन सी कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, कि आप जिस जहाँ सुटेबल समझे वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, कोड विद इन द लोकल लिमिट्स। तो फिर सबसे पहले आप ये देखें कि उसकी लोकल लिमिट्स कौन सी लग रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल सेक्शन 18 क्या कहता है। अब जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 के अंदर ये बात की गई कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स, वेयर लोकल लिमिट्स इज अनसर्टेन, ठीक है। अब सेक्शन 18 के अंदर और 17 के अंदर डिफरेंशिएट भी ड्रॉ करते हैं। देखें सेक्शन 18 के अंदर क्या वर्ड यूज हुआ हुआ, अनसर्टेन, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, डिफरेंट कोर्ट्स। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये 17 तो सिंपल इतनी बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा
जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी जिसकी जुरिस्डिक्शन 2 कोर्ट्स लगती हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मुंतखब कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जिसके लोकल लिमिट्स आपको लग रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी की बात है, गैर यकीनी की बात आ गई। क्या बात आ गई? गैर यकीनी की बात आ गई। जहाँ पर गैर यकीनी की बात आ जाएगी और आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी है, इसकी जुरिस्डिक्शन आइदर हैदराबाद है, आइदर जामशोरो है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसी भी अदालत में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक नहीं, 2, अब आपके पास दोनों आ गए। अब ये इसके पीछे भी विज़डम है। इसके पीछे क्या विज़डम है? इसके पीछे विज़डम ये है, इस सेक्शन के पीछे, कि जब ये सेक्शन आया उस टाइम पे हदबंदियाँ नहीं थी। क्या नहीं थी? उस टाइम पे हदबंदियाँ नहीं थी, यानी कि जुरिस्डिक्शन कुछ-कुछ इलाकों की अनसर्टेन थी और गैर यकीनी थी, ठीक है? और वहाँ पर एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ नहीं थी कि ये जो हिस्सा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ज़मीन है, देहात का हिस्सा है, ये किस सिटी को जाके लगेगा, किस हलके को जाके लगेगा, किस तालके को जाके लगेगा, ठीक है? अभी तो बहुत डेवलप हो गया है, जितना भी निज़ाम है हमारा। उस टाइम की अगर बात की जाए 1908 की, तो ये उस टाइम का सेक्शन है। ख़ैर अभी ये सेक्शन इतना कोई ख़ास वर्किंग में नहीं है। उसके बाद क्या है, 19 सूट फॉर कंपनसेशन रॉन्गफुल पर्सन और मूवेबल। सूट फॉर कंपनसेशन रॉन्ग और रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। अब ये जो सेक्शन नंबर 19 है, इसका कहने का क्या मकसद है? वेयर अ सूट इज ऑफ कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग डन। अब कोई मुकदमा है जो कि कंपनसेशन का है, किस चीज़ का है? कंपनसेशन का है, मूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो फिर वो कहाँ पर होगा? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन वन कोर्ट एट द डिफेंडेंट रिजाइड्स। फिर यहाँ पर क्या वर्ड आया? यहाँ पर वर्ड आता है डिफेंडेंट रिजाइड्स, ठीक है? डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। डिफेंडेंट रिजाइड्स या कैरीज ऑन बिजनेस या वर्क्स फॉर गेन within the local limits of the jurisdiction to another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff. अब देखें, मेरी बात सुना। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में से प्लेंटिफ की मर्जी है, प्लेंटिफ यहाँ पर करे, यहाँ पर करे, यहाँ पर करे। मिसाल के तौर पे ए और बी का कोई एक मुकदमा हुआ जो कि किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब ए जो है बी के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है। बी कहाँ पर रहता, कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। बी बिजनेस कहाँ पर करता है? कराची के अंदर। बी और जो है वर्क्स फॉर गेन, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है, जो उसकी आमदन वगैरह है, वो कहाँ पर है? जाम शोरों के अंदर। तो अब इट इज़ द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ चाहे तो हैदराबाद में भी कर सकता है, कराची में भी कर सकता है, जाम शोरों के अंदर भी कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 कह रहा है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजल्ट्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अदर सूट्स to be instituted where cause of action arises। अब सेक्शन 20 ने सिंपल इतनी बात की कि जो उससे हटके, इन सब मामलात से हटके अगर कोई और मुकदमा है तो वो मुकदमा कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा? तो वो मुकदमा जो किसके बारे में होगा? वो मुकदमा अगर इन सब से हटके होगा तो वो जहाँ काज ऑफ एक्शन अराइजन, वेयर द काज ऑफ एक्शन इज अराइजन। वर्ड क्या है? वेयर द काज ऑफ एक्शन इज अराइजन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट अदर डिफेंडेंट्स। यहाँ पर या तो डिफेंडेंट जहाँ पर रहता हो या फिर डिफेंडेंट से हटके दूसरे जो डिफेंडेंट हैं वहाँ पर रहते हैं। एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस, फिर वही बात आ गई। तो इसके अंदर भी क्या है? काज ऑफ एक्शन अराइजेस का वर्ड, ठीक है? तो फिर वो जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स या फिर काज ऑफ एक्शन अराइजन। 21 ऑब्जेक्शन टू
jurisdiction. अब सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 21 सिंपल इतनी बात करता है कि अगर डिफेंडेंट को या अगर अपोजिट में से किसी भी एक पार्टी को कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्ट है, किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है, अब वो ऑब्जेक्शन पर्टिकुलरली किस चीज़ पे होना चाहिए? वो ऑब्जेक्शन होना चाहिए जुरिस्डिक्शन पर, आइदर वो पिक्यूनरी हो, आइदर वो सब्जेक्ट मैटर हो, आइदर वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो। तो वर्ड यहाँ पर यूज़ ये किया गया, द ऑब्जेक्शन शल बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। देखें, अब यहाँ पर सेक्शन 21 को आप रीड आउट कर लें, या फिर आप जाके रीड आउट करें किसी भी एक ऑर्डर को जहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात आ रही है, जहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात आ रही है। तो जो ऑब्जेक्शन रेज होगा वो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी रेज होगा। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हम इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने सूट इंस्टीट्यूट किया सिविल ग्रेड 1 के पास, ठीक है। अब यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जब डिफेंडेंट आया, डिफेंडेंट को ये लगा कि ये तो सिविल ग्रेड जज की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है, ये किसकी जुरिस्डिक्शन है? ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, या ये तो सिविल ग्रेड जज 2 की जुरिस्डिक्शन है। तो वो अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे तो वो कोई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 20 सुनवाइयों के बाद नहीं करेगा, वो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फर्स्ट या सेकेंड हेयरिंग में ही करके उसको बताएगा जज साहब को, या फिर एक जो है एप्लीकेशन देगा कि ये जो मुकदमा है इसकी ये पर्टिकुलर इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि सवाल आपके पास किस तरीके से आएगा, जो सेक्शन 15 है, 15 से लेके 21 जो सेक्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, तो ये सवाल आपके पास एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में से नहीं आएगा, बल्कि ये जो सेक्शन 15 से लेके 21 तक के सेक्शन है ये आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, और ये सारे के सारे सेक्शंस मिलकर एक ही सवाल के अंदर आएंगे। वो सवाल किस नोयत का हो सकता है? वो सवाल इस नोयत का हो सकता है कि आप ये बताएं दैट व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफाइन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। फिर ये भी आ सकता है कि जुरिस्डिक्शन को डिफ़ाइन करें, तो फिर आप उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है उसका प्रीफेस लिखेंगे। प्रीफेस के अंदर ये बताएंगे कि इंट्रोडक्शन, जैसे जो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वही आप प्रीफेस के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप आ जाएंगे किसकी तरफ? रेलेवेंट प्रोविज़न की तरफ, और उसके बाद एक एक सेक्शन को हेडिंग देके एक एक सेक्शन को उतारना शुरू कर देंगे। अब सेक्शंस की वर्डिंग हार्ड है, अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे याद थे, तो आपने देखा होगा कि जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद हैं, मेमोरीज़ में क्लियर हैं, वही चीज़ आप जो है हूबहू लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। उसके बाद सेक्शन 22 से लेके 24 किस चीज़ के बारे में बात करता है? पावर ऑफ ट्रांसफर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड मोर देन वन कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ सूट्स। अब सेक्शन नंबर 22 ने हमें सिंपली क्या बात की? सेक्शन 22 ने हमें सिंपली ये बात की कि एक सूट है, क्या है? एक सूट है, वो एक कोर्ट के अंदर चल रहा है, और आप क्या चाहते हैं? आप उस कोर्ट से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं किसी भी एक और कोर्ट के अंदर। जब आप एक कोर्ट से किसी और कोर्ट के अंदर उस सूट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से उस सूट को ट्रांसफ़र करवाएंगे? अब सेक्शन 22 कहता है वेयर द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन, टू और मोर कोर्ट्स एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ द सच कोर्ट, एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस ऑफ अदर पार्टीज मे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर भी क्या बात की गई? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक सूट आया, और वो तंडो आज़म के अंदर भी इंस्टीट्यूट हो सकता था और हैदराबाद के अंदर भी इंस्टीट्यूट हो सकता था, यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन दो कोर्ट्स की तरफ लग रही थी। तो अगर दो कोर्ट्स की तरफ उसकी जुरिस्डिक्शन बन रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि
आप जो है डिफेंडेंट को अगर एतराज़ है कि मैं यहाँ पर अपना सूट नहीं करवा सकता ड्यू टू द इनकन्वीनियंस, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कि मैं जो है इस सूट को ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ हैदराबाद में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, पॉसिबल इन ऑल केसेस वेयर द इश्यूज़ आर सेटल बिफोर सच सेटलमेंट, जहाँ इश्यूज़ सेटल होंगे उस इश्यूज़ के सेटल होने से पहले पहले, यानी कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में कोर्ट सच एप्लीकेशन इज़ मेड। यहाँ पर फिर आ गई वही बात कि एप्लीकेशन क्या होती है, मेड होती है। After considering the objection of the other parties, if any, shall determine several courts having jurisdiction, the suit shall proceed. फिर सूट को क्या किया जाएगा, सूट shall proceed accordingly. उसके बाद सेक्शन 23 क्या कहता है, अब जो सेक्शन 23 है वो कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है, टुवार्ड कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, टुवार्ड कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल इतना है कि जब आपने एप्लीकेशन मूव कर दी है ट्रांसफ़र की, किसकी एप्लीकेशन मूव कर दी है, ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सूट की, तो वो आप एप्लीकेशन कहाँ मूव करेंगे, तो वो जो आप एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ कर दी है, फिर कहाँ करेंगे, फिर हाई कोर्ट पे करेंगे। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे करनी है तो फिर कहाँ करेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट से दूसरे सुप्रीम कोर्ट, बल्कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो मैं यही चेक कर रहा था, ठीक है। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट करने तो फिर कैसे होगी, या एक सिविल कोर्ट है उस सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट करनी है तो फिर कैसे ट्रांसफ़र होगी। अब सेक्शन 23 ने बताया वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन द सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट। क्या है, सेम अपीलेट कोर्ट। मिसाल के तौर पे ये दोनों डिफरेंट सिटीज़ हैं, लेकिन इन दोनों की जो अपीलेट कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो हैदराबाद के अंदर है, तो आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कहाँ देंगे, हैदराबाद के अंदर देंगे। An application under section 22 shall be made to the appellate court। फिर उसके बाद where such application are subordinate to different appellate court। अब यहाँ पर क्या है, different appellate courts हैं। एक सिविल कोर्ट है कहाँ पर, लाहौर के अंदर, एक सिविल कोर्ट कहाँ पर है, कराची के अंदर, फिर आप कहाँ देंगे, बट द सेम हाई कोर्ट, अगर मिसाल के तौर पे एक की लग रही है कराची और एक की लग रही है हैदराबाद, तो सेम हाई कोर्ट कौन सी होगी, जाहिर सी बात है कराची होगी, वहाँ पर करेंगे। The application shall be made where such application is subordinate to a different high court and the application shall be made to the high court within the local limits of the whose jurisdiction suit brought to situate। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक क्या है, एक हाई कोर्ट, एक कोर्ट है, दूसरी कोर्ट है, एक कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है और एक है कराची हाई कोर्ट। अब आप चाहते हैं कि कराची से मूव करवा के लाहौर की जो अदालत है, सिविल कोर्ट है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। तो जब आप कराची से लाहौर की तरफ ट्रांसफ़र कराएंगे, अब इन दोनों की अपीलेट कोर्ट तो एक नहीं लग रही, ठीक है। इन दोनों की अपीलेट कोर्ट अगर एक लगती हुई, इन दोनों की अपील कहाँ जाएगी, सेम सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन वहाँ भी नहीं देना चाहते, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, फिर आप क्या करेंगे, जहाँ आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, यानी कि कराची के अंदर आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था, ट्रांसफ़र इसको करवाना है लाहौर में, तो फिर आप क्या करेंगे, कराची की अदालत के अंदर एप्लीकेशन देंगे। 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज और नोटिस टू द पार्टीज अदर हेयरिंग सच डिज़ायर्स टू बी हर्ड ऑफ द ओन मोशन। अब यहाँ पर सेक्शन 24 क्या कह रहा है, सेक्शन 24 यहाँ पर सिंपली इतनी बात करेगा कि जो आपकी ट्रांसफ़र जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विथड्रॉल, या तो विड्रॉ करना है या तो जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र है। फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर इन सिंपल मैनर ये कह रहा है कि पार्टीज़ के नॉलेज में बात हो, किसके नॉलेज में, पार्टीज़ के नॉलेज में बात हो, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज़, और पार्टीज़ ही इसकी एप्लीकेशन दें, या तो पार्टीज़ खुद से भी एप्लीकेशन दे सकती हैं। सबसे पहला क्या है, बाय पार्टीज़। फिर सेकेंडली क्या कहता है, बाय इट्स
ऑन मोशन, यानी कि सुओ मोटो पावर के ज़रिए से भी जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। ट्रांसफ़र एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग, ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी सूट को, अपील को और अदर प्रोसीडिंग्स को भी। ठीक है। पेंडिंग बिफोर इट डिस्पोजल ऑफ एनी सूट, उस विड्रॉ एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। किस चीज़ के लिए? ताकि उसको या तो ट्राई किया जाए और डिस्पोज ऑफ, या उसको डिस्पोज ऑफ ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर उसके बाद क्या कहता है? ट्रांसफ़र द सेम फॉर अ ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, या क्या कहता है? ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल, द सेम फॉर ट्रायल, किस चीज़ के लिए? कि उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाए या फिर उसको डिस्पोजल में, या उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। ठीक है। तो ये अब सेक्शन 22 से लेके 24 तक का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में से नहीं आएगा, एक ही सवाल आएगा जिसमें आपने सेक्शन 22, 23, 24 इन तीनों के रेफरेंसेस को क्लियर करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड सेशंस जज शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट जज। कह रहा है कि जो ASJ है इस सेक्शन के लिए, ASJ जो है वो क्या है? वो सबऑर्डिनेट है। किसके सबऑर्डिनेट है? डिस्ट्रिक्ट जज के। ठीक है। और फिर उसके द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉल अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज, ये इतना खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर को बाद में क्लियर करेंगे, पहले इस सेक्शन को क्लियर करते हैं। सेक्शन 26 क्या कहना चाहता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, के सूट को किस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाएगा, सूट को किस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 26 को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्या है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, कि जो भी सूट है आपका वो कहाँ से इंस्टीट्यूशन, उसकी कहाँ से उसका आगाज़ होगा? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। अब प्लेंट का जिक्र कहाँ पर है? ऑर्डर 7 के अंदर। फिर उसके बाद इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो मैनर प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब कहाँ पर है? ऑर्डर 7 के अंदर। On presentation of the plaint, it shall be the duty of the court prima facie satisfy itself the jurisdiction, cause of action, the question of limitation। तो सबसे पहले क्या होगा कि prima facie का मतलब क्या है? कि on the face of record। मिसाल के तौर पे कोर्ट को on the face of record ही यही लगता है, प्लेंट जमा करवाने के बाद ही, by the presentation of the plaint, और जैसे ही रिटन स्टेटमेंट आती है कोर्ट को एज द फर्स्ट हेयरिंग यही लगता है कि ये जो केस है ना, ये प्लेंटिफ के फेवर में है, तो बाय द प्राइमा फेशिया केस कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड द कोर्ट डज नॉट सेटिस्फाई इटसेल्फ इट शैल बी बाउंड टू रिकॉर्ड रीजंस ऑफ डूइंग सो। अगर कोर्ट खुद को जो है क्या नहीं कर सकती? सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो उसके बाद वो सेटिस्फाई ना करने के रीजंस भी बताएगी। क्या बताएगी? रीजंस भी बताएगी। द प्लेंटिफ शैल एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फाइल 2 sets of plaint accompanying documents। he may further be required to file any additional sets of plaint। फिर जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट के 2 सेट्स जमा करवाएगा और साथ ही साथ प्लेंट की जो कॉपी है वो सबके सब डिफेंडेंट्स को भी मिलेगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन द प्रोसीडिंग। अब ये यहाँ पर ये अमेंडमेंट ही आई होगी, क्योंकि प्रीवियस 1908 के अंदर तो ये सब नहीं था। कह रहा है कि कोर्ट की ये ड्यूटी है, कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कायम करेगी। किसका? जितने भी केसेस हैं उन सब के सब केसेस का। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में ऑर्डर 8 है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 26A है, 26A
रिटर्न स्टेटमेंट्स। ऑर्डर इसका कौन सा है? ऑर्डर 8। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि द डिफेंडेंट शल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट और नॉट लेटर देन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट। तो इसका जो टाइम लिमिटेशन है वो कितनी लिमिटेशन है? 30 डेज, 30 दिन के अंदर प्लेंट जमा होने के बाद, ये प्लेंट जमा हुई, इस प्लेंट जमा होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। प्रोवाइडेड इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट हेयरिंग, फिर क्या होगा? फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कितने दिन की? 15 डेज़ की, कि आपके पास मज़ीद 15 डेज़ हैं, आप इन 15 डेज़ के अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा सकते हैं। Provided further that the defendant fails to file written statement opportunity under the first proviso, the final opportunity may be given, यानी कि हतमी आखिरी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइल रिटर्न स्टेटमेंट नॉट लेटर देन 50 डेज, यानी फिर से उसको दोबारा 15 दिन की मोहलत मिलेगी कि भाई अब आप 15 दिन के अंदर दोबारा से रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएं। उसके बाद प्रोवाइडेड आल्सो डेट द रिटर्न स्टेटमेंट मे बी अलाउड टू बी फाइल्ड बाय द कोर्ट अपॉन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट डिटरमाइंड बाय इट, यानी कि वो पेमेंट ऑफ द कॉस्ट भी देगा, एफिडेविट भी देगा 30 दिन के अंदर अंदर, सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को दैट ही हैज़ जस्ट एंड सफिशिएंट काज, और उसके पास सफिशिएंट काज होना चाहिए कि भाई उसने इतने दिनों में कोर्ट को रिटर्न स्टेटमेंट जमा क्यों नहीं करवाई। फिर द डिफेंडेंट शल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट 2 सेट्स ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, फिर वो क्या करेगा? वो 2 सेट्स जमा करवाएगा। कितने सेट्स? 2 सेट्स जमा करवाएगा रिटर्न स्टेटमेंट के। ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, फिर इश्यूज़ फ्रेम किए जाएंगे। द कोर्ट शल विद इन 7 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट फ्रेम इश्यूज़, तो कोर्ट क्या करेगी? विद इन 7 डेज इश्यूज़ फ्रेम करेगी। क्या करेगी? इश्यूज़ को फ्रेम करेगी। द पार्टीज़ में विद इन द 7 डेज के बाद आफ्टर इश्यूज़ द कोर्ट शल ऑर्डर द पार्टीज़ टू फाइल लिस्ट ऑफ विटनेसेस, फिर कोर्ट क्या करेगी? अदालत जो है पार्टीज़ को ये कहेगी कि आप क्या करें? आप एक अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस बताएं, यानी कि लिस्ट ऑफ जो विटनेसेस है आपकी वो जमा करवाएं। If any party fails to comply within the order of the court classes, the final opportunity may begin, फिर उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर दोबारा से उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कितने दिन की? फिर 15 डेज की। लेंदियस प्रोसीजर हो रहा जाएगा है ना। ठीक है। अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज लिस्ट ऑफ द विटनेसेस द कोर्ट शैल प्रोसीड टू रिकॉर्ड विटनेस इटसेल्फ और ऑर्डर रिकॉर्डिंग द एविडेंस थ्रू कमीशन प्रिस्क्राइब मैनर, फिर उसका जो प्रिस्क्राइब मैनर बताया गया है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का वो उस तरीके से होगा। अब ये तरीका कहाँ बताया गया? ये तरीका आपको मिलेगा जब आप इसके ऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ हेयरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है, फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में इंस्टीट्यूशन थ्रू प्लेंट एंड अदरवाइज, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्रपोजल इशूड बाय द प्लेंटिफ, ये कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 26 के बाद 7 समन्स टू डिफेंडेंट, फिर उसके बाद जारी क्या होंगे? सेक्शन 27 के तहत समन्स इशू किए जाएंगे। 27 के तहत समन्स, और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 5। अब समन किस तरीके के होंगे? समन किस किस को कैसे कैसे जो है इशू किए जाएंगे? समन कौन रिसीव कर सकता है, कौन रिसीव नहीं कर सकता? इसकी ईच एंड एवरी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? ऑर्डर 5 के अंदर। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है वेयर द सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, जब सूट एक ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद क्या होता है? द समन्स मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अब मैनर प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? जो तरीक़ेकार बताया गया है। कहाँ बताया गया है? ऑर्डर 5 के अंदर। तो आप जब ऑर्डर 5 को रीड आउट करेंगे वहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये अमेंडमेंट है। ठीक है। ये जो क्लासेस वगैरह लिखे हुए हैं ये अमेंडमेंट है, जो कि 17A है, प्रोसेस ऑफ समन टू बी साइमल्टेनियस, यानी कि जो प्रोसेस है समन का वो किस तरीके कार का होगा? साइमल्टेनियस होगा, अफिक्स कॉपी अफिक्स की जाएगी,
किसी घर के किसी बड़े हिस्से पे, यानी कि घर के किसी ऐसे हिस्से पे जो कि गुजरगाह से हर कोई आ जाकर देख सकता हो। फिर मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए से, फिर अर्जेंट मेल वगैरह के ज़रिए से, ड्रम एंड बीट के ज़रिए से, ये सारा का सारा आप जो है ऑर्डर 5 के अंदर पढ़ेंगे। 727 and 28, सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अदर प्रोविंस। क्या है? सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट resides अदर प्रोविंस। अगर जो आपका डिफेंडेंट है वो किसी और प्रोविंस के अंदर रहता है, फिर क्या होगा, फिर किस तरीके से उसको मिलेगा? द समन्स। अब ये देखें ना, ये जो वर्ड है ना समन, यहाँ पर समन कभी भी मत लिखिएगा, ये भी एक मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, लेकिन ये आपने ध्यान रखनी है। क्या? समन्स नहीं है, समन वर्ड। समन्स वर्ड है, समन नहीं है। क्या है? समन्स वर्ड है। The summons may be sent to the service of other province to each court. To such court and manner may be prescribed by the rules. The court to such summons sent shall upon the receipt. अब कह रहा है कि ये जो समन्स इशू किए जाएंगे किसी और अदालत को, यानी कि किसी और प्रोविंस को, तो उस प्रोविंस के उस सिटी के अंदर जो भी रूल्स हैं उस रूल्स के तहत उसको मिलेगा। दूसरी बात ये कि उस कोर्ट के अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर वो शख्स लाहौर में रहता है तो लाहौर की कोर्ट को इशू किया जाएगा और लाहौर की कोर्ट उसको उस तरीके से देगी जो कि उस लाहौर के अंदर एप्लीकेशन है, यानी कि उस लाहौर के अंदर एप्लीकेबिलिटी है हाई कोर्ट एंड रूल्स की, यानी कि जो आपका इसके ऑर्डर्स हैं उनकी एप्लीकेबल। अगर कोई अमेंडमेंट आ चुकी है उस जिस तरीके से उसको देना है तो वो उसके रूल्स ही बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन कौन सा? ये सेक्शन हो गया 28। फिर 29 ने क्या बात की? सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। फॉरेन समन्स के बारे में, किसी अगर कोई बाहर मुल्क में रहता है तो फिर क्या होगा? इशू बाय द सिविल और रेवेन्यू कोर्ट सिचुएट मे बी सेंड टू द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर्व्ड एज मे बी इशूड बाय सच कोर्ट। मतलब कि अगर किसी बाहर की अदालत से आना है तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, अगर यहाँ से बाहर जाना है तो फिर बाहर उस कंट्री के उस कोर्ट के पास जाएगा। उसके बाद पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड टू बी लाइक सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द कोर्ट may at any time on motion application of any party make such order as may be necessary reasonable डिलीवरी एंड आंसरिंग इंट्रोगेशन। डिलीवरी एंड आंसरिंग के लिए क्या है? अलग से एप्लीकेशन देनी होगी। अगर कोई शख्स क्या चाहता है कि वो डिलीवरी करे किसी भी एक नोटिस की, तो फिर जो है अलग से उसकी एप्लीकेशन मूव की जाएगी। या फिर अगर कोई शख्स ये कहे कि ये सही तरीके से एप्लीकेशन मूव वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए पर्टिकुलर अलग से आपने एप्लीकेशन देनी होगी सेक्शन 30 की। उसके बाद सेक्शन 31 क्या कहते हैं? समन्स टू विटनेस। विटनेस को भी समन इसी तरीके से पर्टिकुलर वे से दिया जाएगा। पेनल्टी ऑफ फॉर डिफ़ॉल्ट, द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई शख्स डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है? डिफ़ॉल्ट करने के बाद उसको क्या जो है सज़ा मिलेगी? अटेंडेंस की अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, एनी पर्सन टू होम द समन्स हैज़ बीन इशूड, अगर कोई शख्स 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं आया, तो सेक्शन 30 की जिसने क्या की? खिलाफ वर्जी की, तो सबसे पहले क्या होगा? अरेस्ट वारंट इशूज़ किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। फिर उसके ऊपर जो है फ़ाइन इम्पोज की जाएगी जो कि 2000 रुपये ही होगी। और फिर जो है श्योरिटी तलब की जाएगी कि आप जो है कोर्ट के अंदर आके श्योरिटी जमा करवाएं। क्या जमा करवाएं? श्योरिटी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 13 से लेके क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 32 तक। किस किस के बारे में? सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सूट का, कि कौन सी अदालत में आप जो है एप्लीकेशन दायर करेंगे कि हमने जो है एक जो सूट है वो ट्रांसफ़र करवाना है एक अदालत से दूसरी अदालत में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के सूट को किस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाएगा, उसका क्या प्रॉपर एक रोड मैप है। पहले प्लेंट जमा करवाई जाएगी, फिर डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट जो है रिटन स्टेटमेंट जमा करवाएगा। फिर समन्स का क्या ऑर्डर है, समन्स के बाद सर्विस ऑफ समन्स किस तरीके से होगी, ये सारा का सारा हमने एक जो है नट शेल के अंदर पढ़ा। लेकिन इसका डिटेल्ड लेक्चर जो है वो हम कहाँ चल के डिस्कस करेंगे? जब हम ऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे फिर हम डिटेल्ड इसका प्रोसीजर देखेंगे, एक एक रूल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात ये कि
आपने आंसर किस तरीके से देना है जब आप जो है सीजे की तैयारी कर रहे हैं। जब सीजे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने एक एक वर्ड को देखना है कि एक जो हमारे पास सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर कहाँ पर शेल का वर्ड यूज़ हो रहा है, कहाँ पर मे का वर्ड यूज़ हो रहा है, कहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, कहाँ पर मैंडेटरी पावर है। और साथ ही साथ आपने ये भी नोट डाउन करना है कि उस सेक्शन के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। और आप अगर इसका कॉन्सेप्चुअली इसको लिखते हैं तो उसके कितनी वेटेज है, अगर आप इसको बैरक की वर्डिंग लिखते हैं तो उसकी कितनी वेटेज है। लेकिन जो एक प्रॉपर रोड मैप है किस तरीके से स्टार्ट करना है पूरे के पूरे आंसर को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, तो वह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रीफेस, फिर उसके बाद जो आपके रेलेवेंट प्रोविजन है वो, और फिर बैरक को जितना आप कॉपी पेस्ट कर सकें उतना ज़्यादा उसको कॉपी पेस्ट करें, याद करने की कोशिश करें, मेमोराइज वर्ड्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें। अगर उसकी वर्डिंग याद नहीं रहती तो उसके जो मेन मेन वर्ड्स हैं वही याद रह जाएं तो भी मोर देन इनफ है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।